तो नमस्ते भाई लोग। भाई उदयपुर जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ का क्षेत्र उदयपुर के बारे में। आपको पता है उदयपुर का इतिहास काल चित्तौड़गढ़ से जुड़ा हुआ है। तो हमने इसका इतिहास काल के बारे में, उदयपुर के इतिहास काल के बारे में चित्तौड़गढ़ के अंदर पूरी डिटेल में बात की थी। आज हम उदयपुर के और भी बात करेंगे। इतिहास काल, उदयपुर का इतिहास काल स्पेशल भी देखेंगे। भाई सभी से दरख्वास्त है, ठीक भाई, हाँ, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। ठीक है भाई। देखो जरा बात करते हैं। देखो राजस्थान में बात करें, उदयपुर के बारे में बात करें तो राजस्थान के दक्षिण में स्थित एक जिला है उदयपुर। देखो ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित एक जिला है। ठीक है भाई। पहली तो बात हुई है इसकी सीमा रेखा। देखो देखिए दिशा की बात हुई तो ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित एक उदयपुर जिला है। देखो देखिए और बात करें इसी उदयपुर के बारे में अगर बात करना चाहे हम, तो आप देखो भाई, देखो देखिए आपके सामने ये है उदयपुर। ये एक बहिवर्ती जिला है। कौन सा जिला है भाई? बहिवर्ती जिला है। राजस्थान के किनारे स्थित है, इसलिए इसको हम बहिवर्ती जिला कहते हैं। क्योंकि ये गुजरात के साथ, किसके साथ भाई? ये गुजरात के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक भाई, गुजरात गुजरात के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। और बात करें भाई, देखो जिलों की बात करें तो ये जिलों की बात करें तो ये राज्य की बात करें तो ये गुजरात के साथ, जिलों की बात करें तो भाई ये आपके सामने सिरोही, देखो सिरोही के साथ सीमा रेखा बनाता है, पाली के साथ बनाता है, राजसमंद के साथ बनाता है, चित्तौड़गढ़ और सलुम्बर के साथ बनाता है, और डूंगरपुर के साथ बनाता है। ठीक भाई। तो आपके सामने भाई 6 जिलों के साथ पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर, डूंगरपुर और सिरोही, 6 जिलों के साथ और एक राज्य के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक जिला है उदयपुर, जो राजस्थान के दक्षिण में स्थित एक जिला है। ठीक भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए भाई हम आगे बात करते हैं। अब देखो इसके अंदर 16 तहसीलें हैं भाई। देखो देखो, हाँ, 16 तहसीलों वाला एक जिला है, जिसमें पहली तहसील है गिरवा, कुराबड़, ठीक भाई, बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, ठीक भाई, जारडोल और प्लासिया, मावली और गासा, ठीक भाई, ऋषि बधेव, वल्लभनगर और भिंडर और कानोड़ और खेरवाड़ा और नया गांव। ये आपके सामने 16 तहसीलों वाला एक जिला है, जिसमें 16 तो तहसीलें हैं और आपके सामने 7 इसमें विधानसभा सीटें हैं। पहले तो होगी उदयपुर शहर भी है, उदयपुर ग्रामीण भी है, वल्लभनगर भी है, मावली भी है, गोगुंदा भी है और जाडोल भी है और खेरवाड़ा भी तहसील है। आगे बात में तो आपके सामने 16 तो तहसीलें होंगी। कितनी तहसीलें होंगी भाई? 16 और 7 विधानसभा सीटें होगी। ठीक भाई, हाँ। तो ये एक उदयपुर जिला है, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई। देखो देखिए आगे बढ़े तो पहले तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं उदयपुर के बारे में। देखो देखिए आपको ये पता होना चाहिए। देखो पहले उपनाम, हमेशा सबसे पहले उपनाम पढ़ो इनकी। ठीक भाई, जो जिला है हमेशा उपनाम पढ़ना चाहिए आपको। देखो देखिए क्या है इसका, इसको हम राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। उदयपुर को क्या कहते हैं हम? राजस्थान का कश्मीर भी, और माउंटेन और फाउंटेन का शहर भी कहते हैं। माउंटेन और फाउंटेन का शहर भी कहते हैं। और एशिया का इसको वियना भी कहते हैं, जिंक नगरी भी कहते हैं, और पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। ठीक भाई। तो राजस्थान का कश्मीर पूछा जाएगा आपसे, और एशिया का वियना किसे कहते हैं, और जिंक नगरी किसे कहते हैं। ये 3 इंपोर्टेंट है यहाँ पे। अब देखो देखिए ये तो हुई उपनाम की बात। बात करते हैं उदयपुर के बारे में, बात करते हैं। देखो इसकी स्थापना आपको पता है उदय सिंह द्वारा इसकी स्थापना 1559 में की गई थी। और इसे यहाँ पे उदयपुर की स्थापना की थी, आपको पता है उदय सिंह, मेवाड़ के शासक, चित्तौड़ के शासक उदय सिंह द्वारा इसकी स्थापना की थी। ठीक भाई, 1559 में। और यहाँ पे सहेलियों की बाड़ी भी यहाँ पे उदयपुर में स्थित है। सिटी प्लेस भी मिलेगा, जगदीश मंदिर भी, ठीक भाई, गुलाब बाग भी, और ढोल ढोल म्यूजियम भी यहाँ पे उदयपुर के अंदर है। और जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, आपको पता है। और सैलानियों का सर्वज्ञ भी कहते हैं। ठीक भाई,
किसका संवर्ग की सैलानियों का संवर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान का प्रथम योग कॉलेज, राजस्थान का प्रथम योग कॉलेज उदयपुर के अंदर खोला गया है। ठीक भाई, ये तो ही भाई उदयपुर के बारे में बातें, इंपॉर्टेंट बातें। अब देखो इंपॉर्टेंट है उदयपुर का गोगुंदा। आपको ये ध्यान रखना है महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक यहीं पर हुआ था। हमने पढ़ा था भाई, जब हम चित्तौड़गढ़ पढ़ रहे थे तो इसके अंदर पढ़ा था भाई, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक उदयपुर के गोगुंदा के अंदर होता है। ठीक भाई, हाँ। अब प्रताप की प्रारंभिक राजधानी, देखो महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा रही है। और मेवाड़, मेवाड़ महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी गोगुंदा रही है। ठीक भाई, देखो ये मेवाड़, जो मेवाड़ के जो शासक थे उनकी ये आपातकालीन राजधानी रही है, लेकिन ये महाराणा प्रताप की प्रारंभिक राजधानी रही है। ठीक भाई, भाई महाराणा प्रताप ने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में ये मेवाड़ के महाराणाओं की आपातकालीन राजधानी भी रही है। उदय सिंह की छत्रियां यहाँ पे स्थित हैं गोगुंदा के अंदर। अब बात करते हैं जावर की। उदयपुर का जो जावर है आपको पता है ये सीसा और जस्ता खान में यहाँ पे स्थित है, जावर में। और चांदी का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और जवार माता मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। बात करते हैं भाई डबोक की, तो यहाँ पे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा इंपॉर्टेंट है भाई। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के डबोक में स्थित है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं सज्जनगढ़ के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट है भाई सज्जनगढ़ उदयपुर का। सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण, देखो यहाँ पे दुर्ग है, सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह द्वारा किया गया था। इसका उपनाम है, सज्जनगढ़ दुर्ग का उपनाम है उदयपुर का मुकुटमणि। इसे हम उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहते हैं भाई, भाई उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहते हैं, सज्जनगढ़ दुर्ग। और मानसून पैलेस और वाणी विलास महल यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, ये दुर्ग बांस दरा पहाड़ी पर स्थित है। ये दुर्ग कहाँ पे, कौन सी पहाड़ी पर भाई, बांस दरा पहाड़ी पर स्थित है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है भाई, ये अभ्यारण्य यहाँ पे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी है, वहां पे सज्जनगढ़ दुर्ग है। ठीक भाई, तो ये सज्जनगढ़ दुर्ग को आप उदयपुर का मुकुट किसे कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, सज्जनगढ़ दुर्ग को। ठीक है भाई, देखो भाई आगे चलते हैं। जब आगे बात करते हैं तो इतिहास काल देखते हैं भाई। आपको पता है इतिहास काल, संपूर्ण इतिहास काल तो हमने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर देख लिया था। अब बचा हुआ है वो भी देख लेते हैं। 1559 में आपको पता है महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया था। और राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को मिलाकर संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया था। ठीक भाई, एकीकरण के समय उदयपुर सबसे प्राचीन राजधानी रियासत थी। देखो एकीकरण के समय जो उदयपुर है ये सबसे प्राचीन रियासत थी। ठीक भाई, अब बात करते हैं, देखो इतिहास काल हमने सारा का सारा मैंने पहले बता दिया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर पढ़ लिया था। ठीक भाई, हाँ इतिहास काल ज्यादा नहीं आएगा। अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक भाई, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। वेद भाष्य ग्रंथ की भी रचना की थी इन्होंने। और सत्यनाथ प्रकाश का प्रकाशन अजमेर में होता था। ठीक भाई, इस स्वामी जी ने 1883 में उदयपुर में पेरोप कारणीय सभा का गठन भी किया था। देखो उदयपुर के अंदर पेरोप कारणीय सभा का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक भाई, आगे बात करते हैं देश हितैषणी सभा। देखो एक सभा है देश हितैषणी सभा, बात करते हैं इसके बारे में। 2 जुलाई 1877 में ये स्थापित की गई थी। इसके संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह। ठीक भाई, सज्जन सिंह थे। सज्जन सिंह कीर्ति सुधाकर राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। देखिए सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये जो समाचार पत्र है राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार आने वाला समाचार पत्र था। ठीक भाई, जो यहां से प्रकाशित होता था। ठीक भाई, हितैषणी सभा से। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे हितैषणी सभा, आपको ये ध्यान रखना है उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 में की गई थी। ठीक भाई, अब बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। आपको पता है ना जब एकीकरण का चरण चल रहा था 1956 के लगभग। ठीक भाई, हाँ उस टाइम में इनका जन्म आपको पता है जालरापाटम उदयपुर के अंदर होता है। जालरापाटम उदयपुर में, इनकी क्रम में स्थली उदयपुर मानी जाती है।
देखो जालरापाटन में तो इनका जन्म स्थल होता है, जालरापाटन में जन्म होता है, लेकिन इनकी क्रम स्थली कौन सी मानी जाती है? उदयपुर को मानी जाती है। ये 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। आगे बात में, हाँ देखो भाई, हाँ भाई आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है भाई, मोहनलाल सुखाड़ी है, इनकी क्रम स्थली तो उदयपुर मानी जाती है, लेकिन जन्म इनका जालरापाटन झालावाड़ के अंदर होता है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं मोहन सिंह मेहता। देखो मोहन सिंह मेहता के बारे में बात करें भाई, प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक भाई। इनका जन्म उदयपुर में होता है, ये प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, ठीक भाई। उदयपुर के अंदर जन्म होता है। सेवा मंदिर नामक संस्था का इन्होंने गठन किया था। भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया था, ठीक है भाई। अब बात करते हैं डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, किसके बारे में? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के बारे में अगर बात करें, प्रसिद्ध शिक्षाविद वैज्ञानिक थे। भारत सरकार ने इन्हें 1973 को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया था, और ये डीआरडीओ के क्या है पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे बात में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक भाई। हाँ भाई, ये उदयपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति तो है, ठीक भाई। बात करते हैं मोतीलाल तेजावत, भाई ये इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल तेजावत। बात करते हैं, इनका जन्म होता है उदयपुर के कोलियारी में, इनका जन्म होता है। और एक ही आंदोलन की शुरुआत मातकुंडिया, ठीक भाई, चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़गढ़ का जो राजमी है वहां से मातकुंडिया से शुरू हुई थी, और मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह को 21 जून 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ की पुकार भी कहलाता है। भाई आपको पता है, जो मोतीलाल तेजावत द्वारा जो मेवाड़ के जो महाराणा है फतेह सिंह को जो 21 सूत्री मांग पत्र भेजा था, जिसे हम मेवाड़ की पुकार भी कहते हैं, ठीक भाई। हाँ, मोतीलाल तेजावत के उपनाम है बाबूजी भी कहते हैं, आदिवासियों के मसीहा भी कहते हैं, क्योंकि उदयपुर क्या है, आदिवासियों का शहरी तो है भाई, ठीक भाई। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी भाई, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने की थी, हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ के अंदर भाई, मातकुंडिया चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक भाई। आगे बात करते हैं, उदयपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना 1938 में होती है, और इसके संस्थापक रहते हैं भाई माणिक्यलाल वर्मा, और इसके अध्यक्ष होते हैं बलवंत राय मेहता, और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं भाई? भूरेलाल ब्याह। आगे बस में भाई, ये तो इसका इतिहास काल रहा है, आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बात करते हैं कला और संस्कृति के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए उदयपुर के अंदर विक्रमादित्य का मेला पड़ता है। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में चैत्र अमावस्या को पड़ता है। यहाँ पे जरगाजी का भी मेला पड़ता है उदयपुर के जाडोल में, यह फागुन में कृष्णा और त्रयोदशी, ठीक भाई, 13 को यहाँ पे मेला पड़ता है। ऋषि बदेव का मेला भी पड़ता है दुलेव गांव में उदयपुर में, और ये चैत्र, ठीक भाई, कृष्ण अष्टमी और नवमी के दिन बढ़ता है। यहाँ पे जगत अंबिका मंदिर है जो उदयपुर में स्थित है, और 10वीं शताब्दी में यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार काल में बनाया गया था इसे, और इसे मेवाड़ का खजुराहो भी के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा, कौन से मंदिर को कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर, जो उदयपुर में बना है। आहड़ के जैन मंदिर है जो आहड़ में स्थित है, इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में किया गया था इनका, ठीक भाई। तो आपको तो कौन से मंदिर ध्यान रखना है भाई? आपको आपको ये एकमात्र एक जगत अंबिका मंदिर ध्यान रखना है, ठीक भाई। बात करते हैं एकलिंग जी का मंदिर है जो उदयपुर के कैलाशपुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था, और पाशुपत संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ है, ये ध्यान रखना भाई। पाशुपत संप्रदाय की, देखो भाई ये आरएस लेवल का सवाल है, पाशुपत संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछ ले जाए तो वो एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर वाला, ठीक भाई। इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन थे भाई? लकुलिस, भाई लकुलिस मुनि इसके प्रवर्तक भी रहे हैं, ठीक है भाई। हाँ देखो अभी बहुत बड़ा है, आपको तो यहाँ पे मंदिर मिलेंगे भाई उदयपुर के अंदर। पार्श्वनाथ मंदिर की बात करें तो ये उदयपुर के कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थ के रूप पार्श्वनाथ का मंदिर यहाँ पे स्थित है।
ये बागोर की हवेली उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा किया गया था। और देखते हैं आगे नटनी का चबूतरा। देखो देखिए ये जो नटनी का चबूतरा है ये पिछोला झील उदयपुर में है। और यहाँ पे आपको बापन हवेली भी मिलेगी और सज्जनगढ़ पैलेस भी उदयपुर के अंदर मिलेंगे। देखो देखिए आपको सास बहू का मंदिर पूछ लिया जाए, सास बहू का मंदिर या सहस्त्रबाहु का मंदिर, तो ये उदयपुर के नागदा में स्थित है। तो सीधा सीधा पूछा जाता है सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उदयपुर के नागदा में स्थित है। बात करते हैं यहाँ हजार, देखो इंपॉर्टेंट है, ये 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक भाई, मूर्ति है जिसमें कम से कम 1000 भुजाएं आपको दिखाई गई है। ठीक भाई, आमजा माता का मंदिर है जो ये उदयपुर के केलवाड़ा में है। इस मंदिर में एकमात्र ब्राह्मण पुजारी तथा दूसरा, भाई पहला तो देखो एक ब्राह्मण पुजारी और दूसरा भील पुजारी, इसके अंदर 2 पुजारी होते हैं। एक तो ब्राह्मण पुजारी और दूसरा भील पुजारी। ठीक भाई, आमजा माता मंदिर जो केलवाड़ा के अंदर है। देखो बामण माता इंपॉर्टेंट है भाई, बाण माता मंदिर, ठीक है भाई, ये उदयपुर के नागदा में स्थित है। इसका निर्माण लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया था। देखो हमने चित्तौड़गढ़ पढ़ा था उसमें आया था। लेकिन ये सिसोदिया वंश की क्या है भाई, कुल देवी है, बाण माता है। बाण माता का जो मंदिर है पूछा जाता है भाई, बाण माता का मंदिर है जो उदयपुर के नागदा में स्थित है। तो भाई 2 बातें ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, एक तो ये और एक ही। ठीक भाई, हाँ, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है, बाण माता मंदिर, और ये उदयपुर के नागदा में स्थित है। इसका निर्माण लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया था। ठीक भाई, देखो वही बातें आ रही है जो हमने चित्तौड़गढ़ के अंदर लगभग पढ़ ली है सारी बातें। ठीक भाई, जब चित्तौड़गढ़ पढ़ा था। जगदीश मंदिर है उदयपुर का। ठीक भाई, इसका निर्माण राणा जगत सिंह प्रथम द्वारा किया गया था। औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया था, ये भी हमने पढ़ा था पहले, औरंगजेब द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया था। ठीक भाई, हाँ, देखो देखो बात करते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करें तो उदयपुर में इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इस अकादमी से पुरस्कार दिया जाता है। देखो मीरा पुरस्कार कौन सी अकेडमी से दिया जाता है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से दिया जाता है मीरा पुरस्कार। और यहाँ से एक पत्रिका भी शुरुआत हुई थी। ठीक भाई, यहाँ से एक पत्रिका प्रचलित होती है, मधुमती पत्रिका। ठीक भाई, बात करते हैं भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल है, ये उदयपुर में स्थापित है। इसकी स्थापना 1952 में की गई है और इसके संस्थापक कौन है, देवीलाल सामर। अब बात करते हैं इस कला मंडल द्वारा कठपुतली, देखो कठपुतली नृत्य और नाट्य का सर्वाधिक विकास किया गया है। ठीक भाई, कठपुतली नृत्य का प्रमुख वाद्य क्या है, ढोलक है। ये भी ध्यान रखना है, कठपुतली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है भाई, ढोलक है। तो आपको ये ध्यान रखना, भारतीय लोक कला मंडल है, यहाँ पे 2 ही नृत्य। ठीक भाई, एक तो कठपुतली नृत्य और एक नाटक यहाँ से सर्वाधिक विकसित किए गए हैं। सहेलियों की बाड़ी की बात करें, सहेलियों की बाड़ी की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था और इसका पुनः निर्माण आपको पता है फतेह सिंह द्वारा किया गया था। ठीक भाई, राणा प्रताप की आपको पता है, राणा प्रताप की छतरी यहाँ पे उदयपुर के बांडोली में स्थित है। ये पूछा जाता है भाई सवाल, आपको ये ध्यान रखना है, राणा प्रताप की छतरियां कहाँ पे स्थित है, उदयपुर की बांडोली में स्थित है। ये 8 खंभों की छतरी, ये भी ध्यान रखना है भाई, कितने खंभों की छतरी है भाई, 8 खंभों की छतरी है। राणा प्रताप का स्मारक, राणा प्रताप का स्मारक की बात करें तो ये उदयपुर के मोती मगरी में स्थित है। ठीक भाई, चेतक की छतरी, देखो महाराणा प्रताप की छतरियां कहाँ पे है, बांडोल में है, लेकिन चेतक की, ठीक भाई, तो ये महाराणा प्रताप के बारे में सारी बातें देखो देखी यार, देखो ये बातें देखो, महाराणा देखो राणा प्रताप की छतरियां कहाँ पे है, उदयपुर के बांडोल में स्थित है, 8 खंभों की है। राणा प्रताप का स्मारक कहाँ पे स्थित है, मोती मगरीन के अंदर स्थित है। लेकिन चेतक की छतरी कहाँ पे है, उदयपुर का बलीची गांव में स्थित है। और राणा उदय सिंह की छतरियां देखो बाद में बात करेंगे राणा उदय सिंह के बारे में, लेकिन राणा अमर सिंह प्रथम की आपको पता है ना, राणा प्रताप का पुत्र ही तो है अमर सिंह, तो राणा अमर सिंह की प्रथम की छतरियां कहाँ पे है, गंगो गांव अहाड़े उदयपुर में स्थित है। और राणा उदय सिंह की छतरियां आपको पता है, जो उदयपुर की स्थापना करते हैं उदय सिंह, इनकी छतरियां हैं गोगुंदा उदयपुर में स्थित है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, 4-5 लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक भाई, ओके, हाँ,
अब बात करते हैं, गुलाब बाग भी उदयपुर के अंदर ही स्थित है। गुलाब बाग उदयपुर के अंदर ही स्थित है। इसका निर्माण आपको पता है सज्जन सिंह द्वारा किया गया था। यहाँ पे जापानी रॉक गार्डन है जो मोती मगरी उदयपुर के अंदर स्थित है। और ये पंडित उभय शंकर उदयपुर में, ठीक भाई, पंडित उभय शंकर उदयपुर भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता। देखो देखिए, ये उदयपुर के है भाई, भारत में आधुनिक नृत्य के क्या है भाई, जन्म जाता है। ठीक भाई। अब भारतीय नृत्य में इन्हें बेले नृत्य के जनक भी कहते हैं। भारतीय नृत्य में इन्हें बेले नृत्य का क्या कहते हैं भाई, जनक कहते हैं। ठीक भाई। हाँ, ये ध्यान रखना है, पंडित उदय शंकर, ये कहाँ के भाई, उदयपुर के हैं। इन्हें भारत के आधुनिक नृत्य के जन्मदाता भी कहते हैं और बेले नृत्य के जन्मदाता भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आहड़ सभ्यता, एक तो ये ध्यान रखना है इसमें, और एक ये आहड़ सभ्यता है, ये उदयपुर के आहड़ में स्थित है। प्राचीन इसका नाम बात करें तो आगाटपुर, आगाटपुर इसका प्राचीन नाम है। स्थानीय भाषा में इसे हम धूलकोट भी कहते हैं। ठीक भाई। आहड़ सभ्यता है, इसे हम ताम्र नगरी भी कहते हैं। और यहाँ पे बेड़च आहड़ नदी के किनारे स्थित है। ठीक भाई। बात करते हैं आहड़ का उत्खनन। देखो इस आहड़ सभ्यता का उत्खनन का कार्य आरसी अग्रवाल द्वारा किया गया था। ठीक भाई। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक तो आहड़ सभ्यता है, ठीक भाई, जो उदयपुर की, इसका प्राचीन नाम पूछा जाता है आघाटपुर होता है, और इसे स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। आपको आपसे सवाल तो केवल यही पूछा जाएगा, ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, ये बेड़च आहड़ नदी के किनारे स्थित है। ठीक भाई। बालाथल सभ्यता, दूसरी सभ्यता की बात करें तो बालाथल सभ्यता है, ये वल्लभ नगर उदयपुर में है। और देखो ऊंटाला दुर्ग, ऊंटाला दुर्ग की बात करें, ठीक भाई, आपको पता है ना ऊंटाला दुर्ग, हमने पढ़ा था ना हरावल प्रतियोगिता, है ना, चित्तौड़गढ़ में पढ़ा था हरावल प्रतियोगिता। ये कौन करवाता आपको पता होना चाहिए, जो महाराणा प्रताप का जो बेटा है अमर सिंह, वो करवाता है ना हरावल प्रतियोगिता। हाँ हाँ, तो प्रतियोगिता के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। जो ऊंटाला का दुर्ग है ये कहाँ पे स्थित है भाई, उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित है। आपको पता है हरावल, हरावल क्या होता है, जो सेना का आगे का भाग होता है उसे हरावल। भाई चुंडावत और हमने पढ़ा था, ठीक भाई। हाँ, ये हरावल तो सेना का आगे का भाग होते, आगे की टुकड़ी को कहते हैं, लेकिन चंद्रावल, चंद्रावल सेना का पीछे वाला हिस्सा को कहते हैं। हरावल प्रतियोगिता में आपको पता है चुंडावत की क्या रही है भाई, विजय रही है। ठीक भाई। हाँ, तो ये हमने पढ़ लिया था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जो ऊंटाला का दुर्ग है भाई, इसी दुर्ग को जीतने के लिए तो हरावल प्रतियोगिता रखी गई थी भाई। ठीक भाई। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना ऊंटाला का दुर्ग कहाँ पे है, उदयपुर के वल्लभ नगर में स्थित है। ठीक भाई। देखो देखिए भाई, आगे चलते फिर, अगर अगर चले मेवाड़ चित्रशैली की बाद में बात करें तो ये राजस्थान चित्रकला का उद्भव, ठीक भाई, राजस्थान चित्रकला का उद्भव मेवाड़ चित्रशैली है। इसका श्रवण काल की बात करें तो ये राणा जगत सिंह प्रथम, तो मेवाड़ ये आप ध्यान रख लोगे इसमें, मेवाड़ चित्रशैली का श्रवण काल किसे माना जाता है, राणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को। प्रमुख रंग की बात करें तो इसमें लाल कलर भी ध्यान रखना भाई, मेवाड़ चित्रशैली में लाल और पीला रंग का प्रयोग किया गया है। राणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौरी की आवेरी की स्थापना की गई थी, जिसे हम तस्वीरों कारखानों कहते हैं। ठीक भाई, तस्वीरों कारखानों कहते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक लघु चित्र मिलेंगे आपको, छोटे छोटे चित्र मिलेंगे। आपको तो ये ध्यान रखना है मेवाड़ जो चित्रकला शैली है ये किनके शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध हुई है, यह इनका श्रवण काल किसे माना जाता है। ठीक भाई, श्रवणीय काल किसे माना जाता है, तो हम बात करेंगे राणा जगत सिंह प्रथम की शासनकाल को। ठीक भाई, यार इसमें कौन से रंग का, लाल और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक भाई। हाँ, यहाँ पे चित्तौरी की आवेरी की स्थापना है। चित्तौरी की आवेरी ये है क्या, जिस भाई तस्वीरों को रखने का कारखाना है। ठीक भाई, यहाँ पे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र पर चूर्णी, देखो देखिए एक और चित्रकला है, चित्रकार, देखो एक और चित्रकला है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। भाई ये चित्रकार है भाई, इसका चित्रकार कौन है, ये कमल चंद्र रावल और तेज सिंह के समय ये, ठीक भाई, चित्रकारिता हुई थी इसकी। कमल चंद्र रावल इसके ये है चित्रकार है, लेकिन तेज सिंह के समय इसकी चित्रकारिता हुई थी। आगे और बात करते हैं,
रागमला, रागमला चित्रकारी की बात करें भाई, इसका चित्रकार कौन है? नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन। और ये अमर सिंह प्रथम के समय इसकी चित्रकारिता हुई थी। देखो भाई ये तो है आपके सामने भाई, ये तो है चित्रकार है। अरे किनके शासन काल के समय? तो ये तेज सिंह के शासन काल के समय ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़नी चित्रकारी हुई थी। देखो देखिए आपको रागमला चित्रकारी है, ये इसका चित्रकार भाई, इसका चित्रकार कौन है? नसीरुद्दीन। और इसके समय शासन किनके शासन काल में हुई थी ये चित्रकारी? अमर सिंह प्रथम के शासन काल में। गीत गोविंद टीका, गीत गोविंद टीका के बारे में बात करें तो ये इसका चित्रकार, देखो एक और है चित्रकारी गीत गोविंद टीका, इसका चित्रकार किसे है? सहाबुद्दीन। अरे ये चित्रकारी कब हुई थी? राणा जगत सिंह प्रथम के समय ये चित्रकारी हुई थी। बात करते हैं रसिक पिरिया, रसिक पिरिया के बारे में बात करें, चित्रकार सहाबुद्दीन। भाई इसका देखो चित्रकारी है इंपॉर्टेंट है भाई, इसका चित्रकार कौन है? इसका सहाबुद्दीन। ठीक भाई, यही है सहाबुद्दीन। और राणा जगत सिंह के प्रथम, देखो वही है, इनके शासन काल में है। लेकिन इसे महाराणा प्रताप के चित्र मिलते हैं। महाराणा प्रताप के जो चित्र है ये कुंदन लाल मिस्त्री, ठीक भाई, हाँ, द्वारा बनाए गए हैं। और कंदब का वृक्ष और हाथी का सर्वाधिक चित्रण यहाँ पे मिलता है। एक तो कंदब का वृक्ष और एक हाथी का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। ठीक भाई, हाँ, देखो देखिए राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय, राणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय कली कलीला और दमना, ठीक भाई, दमना और मुल्ला दो प्याले के चित्र बनाए गए थे। भाई ये है चित्रकारी, मेवाड़ चित्रशैली है। ठीक भाई, तो आपको तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है मेवाड़ को जो चित्रशैली है किस किनके शासनकाल को मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो राणा जगत सिंह प्रथम। ठीक भाई, हाँ, ठीक भाई। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है ये रसिया पीरिया, इसमें आपको आपसे पूछा जाता है भाई जो महाराणा प्रताप है इनकी चित्र कौन सी चित्रकारी में मिलते हैं? तो रसिया पीरिया के चित्रकारिता में मिलते हैं। ठीक भाई, देखो देखिए आगे बात करते हैं गवरी लोक नाट्य। देखो एक तो गवरी आएगा, एक भवाई। ठीक भाई, पहले तो बात करेंगे गवरी लोक नाट्य के बारे में। बात करें तो ये उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध, ये है उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, ये मेवाड़ की धड़कन भी कहते हैं। ठीक भाई, गवरी लोक नाट्य है जिसे हम उदयपुर का प्रसिद्ध नृत्य और मेवाड़ की धड़कन भी कहते हैं। इस नृत्य को भील भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जिसे है लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं। ठीक भाई, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जिसे हम लोक नाट्यों का मेरू लोक नाट्य भी कहते हैं। आगे बात करते हैं दिन में आयोजित होता है, ये कब है दिन में आयोजित होने वाला है? गवरी लोक नाट्य का सूत्रधाकर किसे माना गया है? कुटकुरडिया है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं गौरी के पात्र, राई बुढ़िया। गौरी के पात्र क्या है? राई है, बुढ़िया है, शिव का रूप है, ये इसके पात्र बनते हैं। और जामटिया, जामटिया कहानी का दोहरान करना पड़ता है इस नाट्य में। ठीक भाई, देखो देखिए आगे बात करते हैं गौरी की लघु नाटिका। लघु नाटिका के बारे में बात करें तो शेर सुवर की लड़ाई होती है यहाँ पे, और बियावड़ और कान गुजरी और बंजारा और बंजारी यहाँ पे। ठीक भाई, हाँ, ये इसके लघु नाट्य हैं। गौरी का संबंध पार्वती से है। ये शिव तथा भस्मासुर की कथा पर आधारित लोक नाट्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई ये भीलों द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नाट्य है, इसे मेवाड़ की धड़कन भी कहते हैं। और ये इसमें जो शिव जी और भस्मासुर की कथा पर आधारित ये लोकनाट्य है जो दिन में किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भवाई नृत्य के बारे में। बात करें तो भवाई नृत्य का जनक किसे माना जाता है? बादिया जी। ठीक है भाई, नागोजी जाट को माना जाता है। इसे मटका नृत्य भी कहते हैं, मटका नृत्य भी कहते हैं। ये व्यवसायी श्रेणी का नृत्य है। ठीक है, व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है। इस नृत्य में तलवार का नाचना, गिलासों पर नाचना, ठीक भाई, पलकों से पैसे उठाना और कांच पर नाचना। ठीक भाई, इसमें होता है भाई इसके कलाकार कलजी, ठीक भाई, कजली और कुसुम, द्रौपदी और रूप सिंह शेखावत और तारा शर्मा,
और श्रेष्ठा सोनी, और इसके और कौन से कलाकार हुए? असीमता काला, दयाराम शर्मा आदि इसके कलाकार भी रहे हैं। बात करते हैं शांता गांधी ने, देखो इंपॉर्टेंट की बात करें यहाँ पे कलाकार में, शांता गांधी ने जसमा ओडन भवाई नृत्य पर आधारित नाट्य रचना भी किया था। देखो देखिए, भवाई नाट्य पर आधारित एक नाट्य रचना लिखी थी इन्होंने, जिसका नाम क्या है भाई? जसमा, जसमा ओडन। ये जसमा ओडन किसके द्वारा रचित है भाई? शांता गांधी के द्वारा। ठीक भाई। मेवाड़ महोत्सव, देखो मेवाड़ महोत्सव बनाया जाता है, अप्रैल में बनाया जाता है, आयोजित होने वाला महोत्सव है। नोट, उदयपुर में कथोड़ी, उदयपुर में जो कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सी जनजाति भाई? कथोड़ी जनजाति उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। और नाथू, नाथू सिंह और महियासुर, ठीक भाई, महियासुर, महिया, बात करते हैं नाथू सिंह महियारिया, महियारिया राजस्थानी भाषा के कवि भी रहे हैं। ठीक भाई। भाई ये इसकी कला और संस्कृति रही है। एक तो आपको ध्यान रखना है, गौरी लोक नाट्य ये उदयपुर का है, और भवाई नृत्य ये भी उदयपुर का है। ठीक भाई। हाँ भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो देखिए, आपको पता है उदयपुर में सबसे ज्यादा जनजाति किनकी पाई जाती है? कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे भील समुदाय का दबदबा भी कम नहीं है भाई। हम बात करते हैं भील जनजाति के बारे में। ठीक भाई। राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति उदयपुर में पाई जाती है। और भीलों का पवित्र वृक्ष कौन सा है? महुआ है। और भीलों की देवी किसे माना जाता है भाई? भराड़ी देवी को माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है भाई? भील जनजाति है। और ये जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर में पाई जाती है। और इनका भीलों का पवित्र वृक्ष किसे माना जाता है? महुआ। ठीक भाई। और भीलों की देवी किसे माना जाता है? बराड़ी देवी को। आगे बात करते हैं, भीलों के गांव में मुखिया को, जो मुखिया होता है ना, उसको हम सरपंच को क्या कहा जाता है? तदवी कहते हैं। ठीक भाई। भीलों द्वारा पहाड़ी, पहाड़ी ढालों पर चिमाता और मैदानी भागों पर दजिया कृषि की जाती है। ठीक भाई। देखो पहाड़ी क्षेत्र पर तो कौन सी कृषि की जाती है? चिमाता। और मैदानी भाग पर दजिया कृषि की जाती है। भीलों के लोग लोग कमर पर अंगोछा लपेटते हैं। देखो देखो, जो भील समुदाय के जो लोग हैं, वो कमर पर क्या लगाते हैं? अंगोछा लपेटते हैं, ऐसे बांध लेते हैं, कस के अंगोछा बांध लेते हैं। भीलों में कन्या मूल्य दापा कहलाती है। जो बिलों में कन्या मूल्य, कन्यादान करते हैं ना, उसे हमें बिलों में दापा कहते हैं, दापा देते हैं। हम तो बोलते हैं ना भाई कन्यादान देते हैं, लेकिन भील समुदाय में दापा कहते हैं उसको। भील द्रविड़ भाषा का शब्द है। भील कौन सी भाषा का है? द्रविड़ भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है तीर चलाना। ठीक भाई। भीलों द्वारा रणघोष फायरे फायरे हैं। ठीक भाई। भीलों द्वारा रणघोष फायरे फायरे हैं। ठीक भाई। देखो देखिए, और देखो सब, देखो ये है भील। सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है उदयपुर के अंदर? कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। लेकिन पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा भाई भील जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर के अंदर। लेकिन उदयपुर के अंदर पाई जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है भाई उदयपुर के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो उदयपुर के अंदर कथोड़ी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। बात करेंगे उदयपुर जिले के कथोड़ी तहसील में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। यह मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। वैसे तो इसको महाराष्ट्र की जनजाति मानी जाती है। ठीक भाई। इस जनजाति में महिला साड़ी पहनती है। महिलाएं कैसी पहनती है? साड़ी पहनती है, जिसे हम फड़का साड़ी कहते हैं। कौन सी साड़ी कहते हैं भाई? फड़का साड़ी कहते हैं। यह जनजाति खेर वृक्ष की छाल से, ये जनजाति जो खेल वृक्ष की छाल से कथा बनाती है। ठीक भाई। इस जनजाति में महिलाएं पुरुषों के साथ शराब का सेवन करती है। क्या बात है भाई, पार्टी करती है भाई महिलाएं। ठीक भाई, कथोड़ी जनजाति। आगे बात करते हैं, भूगोल देखते हैं भाई। ये राजस्थान के दक्षिण में स्थित अरावली की पहाड़ी से घिरा हुआ अगर कोई जिला है भाई, चारों तरफ से ये, ठीक भाई, अरावली की पहाड़ी से घिरा हुआ एक जिला है, वो कौन सा है? उदयपुर है। ठीक भाई। जिलों की नगरी भी कहते हैं, आपको पता है। महाराणा, महाराणा उदय सिंह के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। पड़ोसी राज्य आपको पता है गुजरात है। देखो उदयपुर का जो मगरा है, मगरा के उत्तर पश्चिमी भाग को हम मगरा कहते हैं। देखो देखिए, जो उदयपुर के जो उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग है, ठीक भाई, ऊपर की ओर जो भाग है उसको हम मगरा भी
कहते हैं। देखो भोमट, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच भील आबादी क्षेत्र भोमट कहलाता है। ठीक भाई, भोमट कौन सा है? उदयपुर और जो डूंगरपुर है, उदयपुर, इसका मतलब है दक्षिणी पूर्व का जो क्षेत्र है। देखो, अरे भाई आपको देखो भाई, ये उदयपुर हुआ, उदयपुर का सेंटर मान लेते हैं, तो इस क्षेत्र को तो हम क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र को उदयपुर का, उसको हम भोमट कहते हैं। ठीक है भाई। देखो देखिए, इसकी जलवायु है आर्द्र जलवायु है, मिट्टी है इनकी भाई उदयपुर की लाल काली लाल लोमी मृदा मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। कृषि फसलें की बात करें तो उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा मक्का होता है। ठीक भाई। खनिज की बात करें तो यहाँ पे सीसा जस्ता रॉक फास्फेट होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये इसकी स्थापना 1966 में रेवाड़ी उदयपुर में होती है। ये जस्ता गलाने का संयंत्र है। ठीक भाई। हाँ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हवाला शिल्प ग्राम की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में, ठीक भाई, हवाला गांव में स्थित है। इसका उद्घाटन उद्घाटन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, ठीक भाई, राजीव गांधी द्वारा किया गया था। परिवहन की बात करें तो यहाँ पे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डाबोक, देखो उदयपुर का जो डबोक है वहां पे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। ठीक भाई। हाँ, तो भाई ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और ये आपके सामने ये हुआ उदयपुर। ठीक भाई। तो पूछा जाता है, देखो इसके अंदर आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये उदयपुर का जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसको क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। लेकिन उदयपुर का जो आपको पता है, ये उदयपुर आ गया इधर, और इधर क्या आ गया? डूंगरपुर आ गया। तो उदयपुर और डूंगरपुर, ठीक है, इसका मतलब हो गया ये दक्षिणी पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं भाई? भोमट कहते हैं। ठीक भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है। देखो भाई आगे चलते हैं। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं भाई। आपको पता है सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं वो उदयपुर में है। ठीक भाई, वनों वाला जिला उदयपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें की बात करें तो उदयपुर में मिलेगी, और वनों वाला जिला भी हम उदयपुर को कहेंगे। सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन कहाँ पे होता है? जवार माइंस से होता है जो उदयपुर में है। अब बात करते हैं देखो बात करते हैं पिछोला झील के बारे में। उदयपुर की सबसे फेमस झील है पिछोला झील। इसका निर्माण आपको पता है राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण होता है, और चिड़ीमार बंजारा द्वारा किया जाता है। ठीक भाई इसका निर्माण राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण होता है, लेकिन इसका निर्माण कौन करता है? चिड़ीमार बंजारा द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसका पुनः निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा किया जाता है। देखिए सिसारमा और बुजड़ा नदी का पानी आता है, ये ध्यान रखना है। इसमें कौन सी पिछोला झील के अंदर? एक तो सिसारमा, एक बुजड़ा नदी का पानी आता है। इसको हम फतेह सागर झील से जोड़ा गया है, और इसके किनारे पर इसके किनारे पर पिछोला झील पे राजमहल भी है। नटनी का चबूतरा भी हमने पढ़ा था ना, नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। इस झील में जग मंदिर भी हमने पढ़ा था, और जग निवास महल भी बने हुए हैं। ठीक भाई। जग मंदिर के बारे में बात करें तो जग मंदिर का निर्माण करण सिंह द्वारा आरंभ किया गया था, लेकिन जगत सिंह प्रथम द्वारा इसका निर्माण, ठीक भाई, पूरा किया गया था। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डूंगला चित्तौड़गढ़ से छुड़वाकर गए 40 अंग्रेज अधिकारियों को इसमें शरण दी गई थी। 40 अंग्रेज अधिकारियों को इसके अंदर शरण दी गई थी। ठीक भाई, जग मंदिर के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डूंगला चित्तौड़गढ़ से छुड़वाए गए 40 अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी गई थी यहाँ पे। ठीक भाई। जग निवास महल है, इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं दूध तलाई की बात करें तो ये पिछोला झील के किनारे स्थित तालाब है, जिसको हम दूध तलाई कहते हैं। ठीक भाई। हाँ, आपको जग मंदिर के बारे में ध्यान रखना है, एक पिछोला झील के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है भाई। बात करते हैं भाई, लास्ट बात है फतेह सागर झील। एक तो पिछोला झील है उदयपुर के अंदर, एक वो है फतेह सागर झील। इंपोर्टेंट तो दो ही है भाई। आगे बात करते हैं, इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया है। इसका पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया है। ये भारत की प्रथम सौर वेधशाला इसी झील के किनारे इस द्वीप पर स्थित है, इस झील के किनारे स्थित है। तो पूछ लिया जाता है भारत की प्रथम सौर वेधशाला कहाँ पे है?
तो फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। उदयपुर झील उदय सागर झील भी उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण उदय सिंह द्वारा 1559 से 65 के बीच में करवाया गया था। सोम नदी की बात करते हैं। देखो नदियों के बारे में बात करें तो सोम नदी है, इसका उद्गम भाई बीछामेड़ा, जो बीछामेड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ठीक भाई, बाबरमाला के जंगलों से होता है। ठीक भाई, हाँ बात करते हैं भाई। देखो सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर की जो है बीछामेड़ा की जो पहाड़ियां हैं, ठीक भाई, हाँ बाबरमाला के जंगलों से होता है। पहाड़ियों के बारे में पूछे तो बीछामेड़ी पहाड़ियां हैं, और जंगलों के बारे में पूछे तो बाबरमाला जंगलों से होता है। देखो ये आगे जाके सोम नदी है जो आगे जाके माही नदी में ये मिलती है, और माही नदी में बनेश्वर के डूंगरपुर में के अंदर मिल जाती है। उदयपुर में इस नदी पर, सोम नदी पर देखो देखिए सोम सोम कागदर परियोजना संचालित की गई है। ठीक भाई, साबरमती नदी उदयपुर से प्रभावित होती है। साबरमती नदी भी उदयपुर से प्रभावित होती है। सोम नदी साबरमती नदी उदयपुर से प्रभावित होती है। देखो देखिए भाई, ये तो उदयपुर से निकलती उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये बिछामेड़ी की पहाड़ी हैं, बाबरमाला के जंगलों से निकलती है उदयपुर से। देखिए साबरमती नदी है, ये उदयपुर में भी बहती है। ठीक है, उदयपुर से होते हुए निकलती है। बात करते हैं बीड़च नदी, इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम होता है। तो सोम नदी का उद्गम भी उदयपुर से होता है, और बीड़च नदी का उद्गम भी कहाँ पे होता है? गोगुंदा। ठीक भाई, गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। वाकल नदी की बात करें तो इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। ठीक भाई, उदयपुर से। देखो देखिए जल परियोजना की बात करें तो यहाँ पे है, तो भाई 3 नदी होगी, आपको सोम नदी याद रखनी है, बेड़च नदी और वाकल नदी, ये तीनों का उद्गम उदयपुर से होता है। इनका तो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है, लेकिन इसका बीछामेड़ की पहाड़ियां बाबरमाला के जंगलों से होता है। देखो जल परियोजना की बात करें तो उदयपुर के अंदर सही परियोजना है, और एक देवास द्वितीय परियोजना है। ठीक भाई, सही परियोजना की बात करें तो उदयपुर के देख जो तहसील है कोटड़ा तहसील में स्थित सही बांध पर है। इसे हम जोआई बांध को जलापूर्ति होती है। इसी से कौन से बांध को? भाई इस परियोजना से जोआई बांध को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। देवास द्वितीय परियोजना की बात करें तो ये उदयपुर की शहरी पेयजल परियोजना है। भाई उदयपुर सिटी के अंदर कौन सी परियोजना चलती है? भाई देवास द्वितीय परियोजना। इसी के द्वारा शहरी लोगों को जलापूर्ति होती है। ठीक है भाई, तो भाई आपके सामने जो ये मेवाड़ का जो उदयपुर क्षेत्र था ये पूर्णतः भाई कंप्लीट हो गया है। ठीक भाई, और इतिहास काल ज्यादा आपको डिटेल में देखना है भाई, तो आपको पता है इतिहास काल तो आपको वहीं पे मिलेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो भाई क्लास को लाइक और शेयर करके जाओगे, कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करके जाओगे। ठीक है भाई, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ सभी से दरख्वास्त रहेगी क्लास को लाइक और शेयर करके जाए भाई। नए साथी हैं तो चैनल से जुड़ भी जाए भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक भाई, आपका प्यार यूं ही बना रहे। ठीक है, ओके, टेक केयर, सी यू, बाय।